देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। अच्छा, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटर मेथड जो है वो स्टार्ट किया था। डेटर मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट, और उसमें हम लोग वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन होता है। ये इलास्ट्रेशन 3 भी मैंने होमवर्क दिया था, ये देखो दिखा रहे थे। ये वाला करेंगे पहले। टेक फिगर्स फ्रॉम इलास्ट्रेशन 3 है, हम लोग को ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड से बनाना है। डेटर मेथड्स बोले या ना बोले, अगर ब्रांच अकाउंट बोल रहा है तो समझ लो कि डेटर मेथड से ही क्वेश्चन को करने के लिए बोला है। बाकी अगर मेथड खुद बता दे डेटर मेथड तब तो अच्छा ही है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 3 बी हम लोग करेंगे, जो कि इलास्ट्रेशन 3 ए के डेटा से ही हम लोग को करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर बोला है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर जो मेथड है उससे कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको डेटर मेथड से करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शायद पहले दिन किया था इलास्ट्रेशन 3 की। पहले दिन किया था, तो आंसर क्या आया था? 2000। ये एडजस्टमेंट है, हमें फाइनली आंसर चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, जो कि है 4667। तो अभी हम लोग जब डेटर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट इतना ही आना चाहिए। लेकिन क्या ये 3A है? हाँ 3A ही है। नेट प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट, ओ ये रहा, ब्रांच पी है 39,000। यहाँ मेरा 16 सेकंड ओपनिंग स्टॉक 30, ये वाला क्वेश्चन। थ्री ए मतलब तो यही वाला है। हम्म, ठीक है, ये यही वाला है। ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पर बोला है कि हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। अच्छा, फिर बोल रहा है कि गुड्स कैसे भेजा गया, 20% अबव कॉस्ट, द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय ब्रांच। अच्छा, तो यहाँ एक्सपेंसेस लेकिन दोनों मिलके करता है, ठीक है। ब्रांच भी कुछ खर्चा पे करता है, जो उसको बोला गया है कि तुम ये खर्चा खुद से पे करना, और बाकी खर्चा जो है वो हेड ऑफिस पे कर देता है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग, हेड ऑफिस को हर मंथ जो है रिपोर्ट दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो थोड़ा फास्ट पढ़ रहा है। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। तो ये लोग तो इनवॉइस में भेजते हैं, तो हमें तो इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा ना। तो 2 लाख का स्टॉक जो है ये लोग भेज रहे हैं, कितने में, कितना प्रॉफिट लगा के भेज रहे हैं? 2 लाख का स्टॉक, 20%, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, एक एक करके लिखते जाते हैं। ब्रांच अकाउंट में क्या लिखेंगे, थोड़ा जगह रख देते हैं ओपनिंग एसेट लिखने का, अगर कुछ एसेट वगैरह रहा तो ठीक है, थोड़ा जगह रख के यहाँ लिख। बोलो क्या लिखना पड़ेगा? दोनों साइड क्या लिखते हैं? टू गिवन, टू रिसिप्ट, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये तो ब्रांच अकाउंट में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? टू, ए आवाज तो आ रहा है ना, कुछ नहीं बोलने से मुझे लगता है आवाज अगर नहीं आ रहा है। हाँ तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा। अरे कम से कम पहले दिन का क्वेश्चन को एक बार देखो, तब तब भी तो बोल पाओगे। अरे ब्रांच को स्टॉक दे रहा है कौन? हेड ऑफिस, तो फिर
हेड ऑफिस अगर ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट करेगा तो डेटर को स्टॉक देने से क्या एंट्री करते हो, डेटर टू सेल, तो यहाँ पर डेटर कौन है, ब्रांच, डेटर की जगह ब्रांच होगा, टू क्या होगा, टू कितना लिखना पड़ेगा, 2 लाख का, हाँ 2,40,000। फिर इसके बाद देखो बोल रहा है गुड्स रिसिप्ट जो है वो इनवॉइस प्राइस पे ही है, जो कि 2,20,000 रिसिप्ट हुआ है। अच्छा, तो ये रिसिप्ट हुआ है 2,20,000, तो फिर कितना रिसिप्ट होना चाहिए, वैसे 2,40,000 का चीज भेजा है, अब इसमें इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग का इनवॉइस प्राइस में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी रास्ते में कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब इन ट्रांजिट में कितने का स्टॉक है, 2,40,000 का स्टॉक भेजा गया था, 2,20,000 का पहुंचा है। अब ये मत सोचो कि इसको इनवॉइस कर दिया तो इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो इसका इनवॉइस प्राइस निकाला हम लोगों ने 2,40,000। बोल रहा है बस इतना ही स्टॉक आप पहुंचा है, बट उन्होंने तो 2,40,000 का स्टॉक भेजा था ना, तो फिर कितना इन ट्रांजिट में, 20,000। तो इन ट्रांजिट में जो 20,000 है उसको क्या दिखाना चाहिए, मतलब हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मैंने 2,40,000 का चीज भेजा है बट 20 का अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, इशू तो बोलो, बोलो क्या बोलोगे उससे, क्या है, खर्चा है, पैसा है, एसेट है, लाइबिलिटी है, ब्रांच के लिए वो क्या है जो स्टॉक अभी तक नहीं पहुंचा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, कुछ तो बोलो। स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट है तो स्टॉक इन ट्रांजिट है, सही बात है, उसको हम लोग कैसा स्टॉक बोलेंगे, अब स्टॉक तो दो तरीके का होता है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसको क्या स्टॉक बोलेंगे, क्लोजिंग, नहीं तो पूछ रहे हैं। क्लोजिंग एसेट इधर लिखा जाता है, तो स्टॉक इन ट्रांजिट 20,000 दिखा देंगे। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनवॉइस प्राइस, कैश सेल्स फॉर द ईयर इनवॉइस प्राइस, तो इस मेथड में कभी भी सेल करके जो पैसा है वो नहीं रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हम लोग ब्रांच को डेटर मान रहे हैं, तो ब्रांच हमें क्या भेज रहा है वो देखेंगे। तो ब्रांच हमें क्या भेजेगा, ब्रांच हमें कैश सेल का तो अमाउंट भेज ही देगा, क्रेडिट सेल का उतना ही भेज पाएगा जितना उससे डेटर देगा। वैसे हमें टोटल बता रखा है कि ब्रांच को कितना, ब्रांच ने कितना रेमिट किया, वैसे कितना कर सकता है वो, 1,65,000 और 59 का सेल हुआ है, ये क्रेडिट है ये कैश है। अगर कस्टमर पूरा पैसा दे ही दे तो फिर ब्रांच हेड ऑफिस को कितना पैसा दे रिम्बर्स करने के लिए केपेबल है, 59 और 1,65,000 ऐड करने से कितना आएगा, 2,24,000 आता है शायद, लेकिन इन्होंने कितना भेजा है, 2,22,500, तो इसका मतलब ये 59 तो पूरा भेज दिया है, बाकी अमाउंट जो है वो इसका मतलब क्रेडिटर ने पूरा पैसा नहीं दिया होगा, तो 2,22,500 में से 59,000 तो कंफर्म कैश सेल का भेज दिया होगा, बाकी कितना बचता है माइनस करो, नहीं तो हमने कहा 2,22,500 -59,000, 1,63,500 होता है, तो 1,63,500 में से 1,63,500 जो है इन्होंने भेजा है, लेकिन कितना भेज सकता था, भेजने को 1,65,000 भेज सकता था, बट क्यों नहीं भेज पाया, क्योंकि क्रेडिटर ने नहीं, सॉरी डेटर ने पैसा पूरा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो 1,63,500, तो अभी भी डेटर से 1,65,000 -1,63,500, मतलब 1,500 का अभी भी कलेक्शन होना हम लोग का बाकी है, तो हम लोग को कितना लिखना होता है, जो हम लोग हमें मिल रहा है रेमिटेंस। ठीक है, तो हम लोग रेमिटेंस से यहाँ पे लिख देते हैं, बाय बैंक बोल के लिखते हैं रेमिटेंस का पैसा।
अब क्योंकि टोटल करके हम लोग को दे ही दिया है, तो टोटल अमाउंट उठा के भी लिख सकते हो या फिर उसको बाइफरकेट करके भी दिखा सकते हो। कैश इतना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इतना, 2,22,500, क्योंकि दिया हुआ है तो हम वही देख के लिखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए खर्चा किया है, तो वो ये बोलेगा कि ब्रांच से हम बाद में रिकवर कर लेंगे। एक्चुअली रिकवर क्या करेगा, वो तो उसी का ही पार्ट है। मतलब कौन से ब्रांच में कितना खर्चा कर रहा है उसको तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर की कौन से ब्रांच के लिए उसने कितना खर्चा किया था। ठीक है, तो हेड ऑफिस के पॉकेट से पैसा गया तो टू बैंक होगा, और वो ब्रांच को डेटर मानता है तो फिर ब्रांच को डेबिट करेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड 12,000। अच्छा, फिर इसके बाद जो है बैड डेट रिटर्न ऑफ 750। तो बैड डेट कहाँ हुआ होगा, ब्रांच डेटर में बैड डेट हुआ होगा। तो ब्रांच डेटर में जो बैड डेट हो रहा है वो तो ब्रांच के साथ उसके डेटर का ट्रांजैक्शन है, तो वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है बैलेंस ओपनिंग में स्टॉक 25,000 कॉस्ट में बोला है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग का इनवॉइस का है, तो हम लोग को उसको इनवॉइस में ट्रांसफर करना। 25,000 पे कितना हो जाएगा इनवॉइस प्राइस लगाने से? 30,000। अच्छा, फिर डेटर 32,750, कैश 5,000, क्लोजिंग में 28,000 इनवॉइस पे ही लिखा हुआ है, तो स्टॉक जो इन ट्रांजिट वाला नहीं है 28,000, और डेटर 26, कैश 2,500। कैश 2,500। अच्छा, अब लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो कैसे करके करना है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे तो हम लोग लिख के सही प्रॉफिट नहीं निकाल सकते ना, तो मुझे इनवॉइस प्राइस पे लगा हुआ लोडिंग एलिमिनेट करना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग किधर कैंसिल होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट में, तो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के हमें लिखना पड़ेगा। जहां जहां रिजर्व या लोडिंग या प्रॉफिट जो भी बोलो इंक्लूड है, अनरियलाइज प्रॉफिट, वो सब हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो ये लिखा है मैंने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और इन द सेंस ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, या फिर ओपनिंग जो है स्टॉक लोडिंग, ऐसे भी लिखा जाता है, लोडिंग भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ रिजर्व कितना हो जाएगा, 25,000 का 20% कितना आया था? 5,000। और कहाँ कहाँ रिजर्व है बोलो, ये गुड्स सेंड किया था उसमें रिजर्व, उसको क्या लिखना पड़ता है, सेम लैंग्वेज में लिखना है, जस्ट ऑपोजिट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 2 लाख का 20%, 40,000। और कहाँ पर है रिजर्व बोलो, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कैसे क्वेश्चन करोगे, वैसे भी ये मैंने तुम लोग को होमवर्क में करने के लिए। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक अब दो तरीके का है, दोनों का रिजर्व दिखाना। एक हो जाएगा 20,000, इसको कैसे निकालेंगे, कितना बाई कितना करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस 120/20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि ये 120 का वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा चेक करना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक 4667 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व स्टील इन ट्रांजिट वाला, उसका भी लिखना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि जब हम लोग 2,40,000 ले रहे हैं तो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं तो उसका भी रिजर्व हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। 20,000। अच्छा, ये हम लोग का 28 होगा, ये स्टील इन रिजर्व वाला ये था, स्टील इन रिजर्व।
ये मेरे पास स्टीलिंग, सॉरी स्टीलिंग ट्रांसफर 28,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 3333। 3,333। क्लोज करो, क्लोज करके पहले 16 to 50। 16 to 50। हाँ ठीक, 16 to 50 ही आंसर होगा। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये क्वेश्चन पहले किया है तो पहले भी तो 16 to 50 आना चाहिए था, दोनों मेथड से तो सेम आता है। मैंने क्या कोई दूसरा क्वेश्चन लिख लिया? 16 to 50 इलास्ट्रेशन 3, वही तो पहले दिन किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? 16 to 50 जनरल पीएल यहाँ दिख रहा है 39 ग्राम। ऐसे कैसे? या फिर ये मुझे गलत क्वेश्चन है? मैंने एक बार ब्रांच अपना लिखा। ठीक तो है। ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आंसर भी मैच हो रहा है, दोनों का हो रहा है, दोनों देख लिया मैंने कि इलास्ट्रेशन 3A का आंसर अगर इस मेथड से कर दे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? टेक फिगर्स फ्रॉम इलास्ट्रेशन 3A, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, कॉलिंग डेटर मेथड, बट दोनों का आंसर तो सेम आता है ना, ये तो अलग अलग कैसे आ जाता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतना बार मैंने करवाया है ये सब टॉपिक। मैम सेम ही तो है दोनों आंसर से होते हैं। हाँ लेकिन यही तो इलास्ट्रेशन 3A ही तो हम लोगों ने पहले दिन किया था ना, तो वहां मुझे प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है, ये जो अभी हम लोग का आया। ब्रांच पीएल में पीएल है तो। ओ अच्छा, यहाँ पर ब्रांच पीएल बना हुआ है ना, अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट देख लिया, ये 39,000, यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस भी था, वो सब लेस होके 16 to 50 आया था। अच्छा ठीक है, ये बात हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे, इसीलिए हम सोच रहे 39 और ये 16 to 50 ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है।
नहीं, वैसे ये आंसर तो ठीक ही आया, 16 to 50, मैंने तो बोला ये ठीक ही आया है, गलत नहीं है। अच्छा चलो, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग 3B हो गया। अब हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, देखो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 3 मेथड जो है बोला था। एक हम लोग का यहाँ पर देख लो, स्टॉक डेटर मेथड, डेटर मेथड, एक फाइनल अकाउंट्स मेथड भी होता है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, डिपेंडेंट ब्रांच का, चाहो तो एक यहाँ पर बना लो। ठीक है, एक होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड, ये भी होता है। ठीक है, वो अभी हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो फाइनल अकाउंट्स मेथड तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा शायद इसमें। हाँ, फाइनल अकाउंट्स ही बनाना पड़ेगा। ब्रांच का ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब बनाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बोलेगा वही हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स मेथड। इसमें क्या होगा, ट्रीट ईच ब्रांच एज सेपरेट एंटिटी। यहाँ पर हर एक ब्रांच को हमें सेपरेट एंटिटी मान के चलना है। सेपरेट एंटिटी का मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस अलग मानना पड़ेगा। मतलब देखो, है डिपेंडेंट ब्रांच, बट मेथड्स को जब परफॉर्म करेंगे तो कैसा क्या मानेंगे। जैसे इसके प्रीवियस वाले मेथड में हम लोग ब्रांच को डेटर मान रहे हैं, तो ब्रांच सचमुच का डेटर तो है नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर सेपरेट एंटिटी, तो देखो जैसे मैंने बोला था कि स्टॉक डेटर मेथड में ब्रांच बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है हेड ऑफिस के ऊपर, और जो डेटर मेथड है उसमें थोड़ा कम डिपेंड होता है, और इसमें उससे भी ज्यादा कम डिपेंड होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग सेपरेट एंटिटी मान के चलेंगे। इट इज इजी टू प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड, ये मेथड सबसे आसान है करना, क्योंकि हमारा हैबिट होता है फाइनल अकाउंट्स करने का। ठीक है, और आसान भी है, कैलकुलेट करना, समझना, सभी आसान है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, जैसे स्टॉक डेटर में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज है एंट्री वगैरह पास करना। इट ऑल्सो गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ all transactions which are ignored in other methods। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा सारे ट्रांजैक्शंस का। ऐसे मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो आगे के दो मेथड्स में हम लोग कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ बैड डेट जो इस क्वेश्चन में था ना, तो वो देखो मेमो डेटर में ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है कि मेथड वाइज वो ट्रांजैक्शन हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट जब बनेगा तो सिर्फ जो है ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन ही लिखना होता है, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए एज ए वर्किंग नोट हम लोग दिखाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब इस मेथड को जब फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन में जो भी ट्रांजैक्शन है सारा इस मेथड में कवर हो जाएगा। फिर नोट ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेम टू ब्रांच, गुड्स returned by branch and closing stock। Prepared at cost। तो ये सब जो है हमें कॉस्ट में दिखाना है। मतलब अगर हम लोग का किसी कारण से इनवॉइस रहा तो उसका हमें प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर नहीं भी हम लिखवाते तो वो तो हमें करना ही पड़ता है। ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए जो लोडिंग है या रिजर्व है उसे हमें एलिमिनेट करना ही पड़ता है। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है,
branch trading and profit and loss account for the year ended. To opening stock, ये हम लोग कॉस्ट में दिखाएंगे, मतलब अगर इनवॉइस रहा तो फिर उसका एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, उसका जो लोडिंग रहेगा। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक परचेज लिखते हैं, तो यहाँ पर ब्रांच नॉर्मली खुद से परचेज कर सकता है अगर इंस्ट्रक्शन है, नहीं तो हेड ऑफिस भेजता है तो उसका एंट्री होता है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और जैसे हम लोग परचेज से रिटर्न लेस करके नेट परचेज निकालते, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग रिटर्न लेस कर देंगे। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ स्टॉक वापस कर देता है तो लेस करके नेट हम लोग दिखा देंगे। जैसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे, तो हमें सब सिमिलैरिटीज ही मिल जाएगा, जैसे ट्रेडिंग बनता है वैसे ही बनेगा। अच्छा, टू डायरेक्ट परचेज भी लिखना चाहिए, तो पहले परचेज लिखते थे। टू डायरेक्ट परचेज का मतलब है कि जब ब्रांच खुद परचेज कर रहा है, हाँ हेड ऑफिस जो है उसको इंस्ट्रक्शन देता है तो ही वो कर सकता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो तो है तो डिपेंडेंट ना। तो डायरेक्ट परचेज भी हो सकता है, डायरेक्ट परचेज करके भी स्टॉक जुगाड़ कर सकता है बेचने के लिए, या फिर हेड ऑफिस जो भेजेगा उससे भी बेचेगा, ठीक है, दोनों दोनों ही अवेलेबल हो सकता है। बाकी जो भी हेड ऑफिस डिसाइड करेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फिर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ सकता है। बाई सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में कैश क्रेडिट सब दिखाते हैं, और रिटर्न अगर रहा तो वो नेट रिटर्न, रिटर्न लेस करके नेट सेल दिखा देंगे। तो कैश से क्रेडिट सेल से ही नॉर्मली रिटर्न लेस होगा, तो नेट क्रेडिट सेल, तो ये टोटल करके टोटल सेल आ जाएगा। फिर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो आएगा, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो लॉस ऑफ स्टॉक जो होता है, ठीक है, बाय फायर, तो फिर हम लोग उसको दिखाते हैं ना कि जो स्टॉक मान लो खरीदा था उसमें से जो खरीदा हुआ स्टॉक है उसका दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो बिक गया या तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। लेकिन अगर वो जल गया तो वो बिका भी नहीं है, वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे पास नहीं है, लेकिन कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करने के लिए मुझे तो ये लिखना पड़ेगा कि मेरे पास, देखो जैसे मेरे पास 100 रुपए का टोटल स्टॉक था, ठीक है, जिसमें से मैंने जो है 80 रुपए का स्टॉक बेच दिया, ठीक है, और बाकी 20 रुपए का स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग में होना चाहिए। अब ये 80 रुपए का स्टॉक तो हम 80 में बेचेंगे नहीं, मान लो मैंने 10 रुपया प्रॉफिट लगा के 90 में बेच दिया, वो प्रॉफिट इधर दिखेगा, ठीक है। अब मेरा मान लो क्लोजिंग स्टॉक में ये 20 नहीं दिख के ये दिख रहा है 15, ठीक है, तो दोनों साइड मैच नहीं होगा, देख सकते हो इधर 110 आएगा और इधर आ जाएगा 105, 5 का कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर 100 में से 80 बिक गया है तो क्लोजिंग स्टॉक तो 20 का दिखना चाहिए, 15 क्यों दिख रहा है? बाकी कहाँ गया? तो बाकी जल गया है, तो उसको भी इधर दिखाओ। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्म क्या है, वो आउटफ्लो हो चुका है, ठीक है, बट आउटफ्लो एज ए सेल नहीं हुआ है, आउटफ्लो जो है वो जल गया है, ठीक है, वो बर्बाद हो गया, इस वजह से आउटफ्लो हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे 5 यहाँ पर बाय एबनॉर्मल लॉस बोल के दिखा देंगे। अब ये मतलब आग लग के एबनॉर्मल लॉस हो या कोई भी हो, एबनॉर्मल लॉस अगर किसी भी तरीके का है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाय क्लोजिंग स्टॉक जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इसको क्लोज कर देंगे। जीपी मैंने पहले इधर लिख दिया। अच्छा, इसके बाद जीपी ब्रॉट डाउन होगा जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। बाय जीपी ब्रॉट डाउन टू ब्रांच एक्सपेंस टू एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर अगर हुआ तो, ठीक है, ड्यू टू जो भी रीजन हो, टू एबनॉर्मल लॉस, जैसे देखो जो स्टॉक जल जाता है फिर उसका लॉस को हमें पीएल में भी दिखाना पड़ता है ना, और अगर इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिल जाता है किया हुआ है तो लॉस कम हो जाता है उतने से, ठीक है। टू नॉर्म नेट प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट बोले जाता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
जनरल पीएल। तो ये बिल्कुल फाइनल अकाउंट जैसे बनेगा, इसी फाइनल अकाउंट जैसा ही बनेगा, इसीलिए इस मेथड का नाम भी फाइनल अकाउंट्स मेथड है, और ये आसान है। अच्छा, अब इस मेथड से हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जिसको तीन मेथड से ही हमें करने के लिए बोला गया था, वन का बी, इलास्ट्रेशन वन का बी, ठीक है। ये देखो यहाँ नहीं, वन का बी नहीं, ये वाला, तीन मेथड से करेंगे, ये वाला। यहाँ पर बोला है पॉइंट सी ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रूव द रिजल्ट एज डिस्क्लोज्ड बाय द ब्रांच अकाउंट। मतलब यहाँ पर ब्रांच अकाउंट को डेटर मेथड से करने के लिए बोला था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था, और ये बी जो है स्टॉक डेटर मेथड, और सी जो है ट्रेडिंग पीएल मेथड से करने के लिए बोला है। इलास्ट्रेशन टू, ये भी करेंगे, और एक वन बी भी, ठीक है। इलास्ट्रेशन, पहले यही कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन टू का सी पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले ए और बी कर चुके हैं। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स, दिल्ली ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st of December X1। तो देखो क्वेश्चन तो ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट, हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी गैस। पेटी गैस के अलावा सारा खर्चा खुद पे करता है हेड ऑफिस। और बोल रहे विच आर मेड बाय द ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पे कर देता है। ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे to the credit of the head office. The following is a summary of the transaction entered into at branch during the year ended 31st December 2001। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 7000, कॉस्ट में भेजा जा रहा है, ठीक है, तो फिर कुछ एलिमिनेशन का बात नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिख देंगे 7000। अच्छा, ये डेटर का ओपनिंग, तो डेटर कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में, हमें बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, वैसे ओपनिंग डेटर नहीं लिखते, जिस साल का लिखेंगे उस साल का क्लोजिंग लिखेंगे एडजस्ट होने के बाद। वैसे डेटर ओपनिंग हो या क्लोजिंग, ये तो हमारा ट्रेडिंग पीएल का पार्ट होता नहीं है। पेटी कैश ये भी एसेट है, ये भी हमारा ट्रेडिंग पीएल का पार्ट नहीं होगा। फिर बोल रहा है टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये जरूर रिकॉर्ड होगा, टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। अब रिटर्न है कि नहीं देख लेते हैं, तो इनर कॉलम में लिखेंगे, हाँ है 1000, जस्ट उसके नीचे ही लिखा हुआ है, तो 26,000 का स्टॉक भेजा गया था, लेस कर देते हैं रिटर्न 1000, तो ये आ जाएगा 25,000। और देखते हैं कैसे क्रेडिट से, तो बाई सेल्स कैश क्रेडिट, और कुछ रिटर्न हुआ तो वो लिखना पड़ेगा, कैश क्रेडिट। चलो देख लेते हैं कैश सेल कितना है, 17,500, क्रेडिट सेल रिटर्न भी है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500, ठीक है। तो 17,500, 28,400, तो 17,500, 28,400 लेस रिटर्न 500, तो 28,400 से 500 लेस होने से कितना होगा, अगर 400 होता तो 28,000, 28,000 से 100 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27, 900 प्लस 17,500, 45,400 सेल्स हो गया। अच्छा, अब और क्या लिख सकते हैं, अलाउंस टू कस्टमर, ये कहाँ लिखना चाहिए बोलो,
ट्रेडिंग पीएल तो हम लोगों ने बहुत किया है 11 से। अलाउंस टू कस्टमर कहाँ लिखना चाहिए? पीएल में पीएल में लिखना, यहाँ पर लिखेंगे टू अलाउंस। और ये स्टॉक डेटर मेथड में भी याद करो पीएल में ही जाता है, लेकिन उसमें ब्रांच पीएल बोल के उसका एंट्री होता है, तो वो सिस्टम अलग है, बट जाता तो पीएल में ही। डिस्काउंट टू कस्टमर, ये भी कहाँ जाएगा? पीएल में। पीएल 1400। अच्छा, फिर इसके बाद है डिस्काउंट टू कस्टमर हो गया। बैड डेप्ट, ये भी पीएल में जाएगा 600। अच्छा, फिर इसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये कर लिया। सैलरी, वेजेस, रेंट, फ्रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी सब लिखो पीएल में, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस है तो पीएल में आएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो कहाँ आता? अगर ये सैलरी एंड वेजेस की जगह वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ होता तो भी क्या पीएल में ही आता? सन्ड्री एक्सपेंसेस 800। क्लोजिंग स्टॉक 6500। जब सैलरी एंड वेजेस होता है तो ही पीएल में आता है, वेजेस एंड सैलरी होने से ट्रेडिंग में आता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है सैलरी एंड वेजेस, तो इसका मतलब उसका सैलरी का जो भी पेमेंट है वो वेजेस से ज्यादा है, मतलब लेबर का पेमेंट कम करना पड़ता है, मतलब लेबर का काम कम होगा, कम लेबर रखता है, खर्चे में सैलरी ज्यादा आता है, वेजेस कम आता है। तो अगर सैलरी ग्रेटर देन वेजेस है तो सैलरी एंड वेजेस लिखा जाता है, तो वो पीएल में जाता है। और अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो वेजेस का वैल्यू ज्यादा है, मतलब वेजेस का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा है, तो वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ रहेगा तो वो ट्रेडिंग है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिख सकते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, डेटर नहीं आएगा, पेटी कैश नहीं आएगा, बस अब इसको हम लोग करेंगे क्लोज। क्लोज करो, देखो कितना आ रहा है जीपी। ये हो गया 0, 0, 9, 6 + 5 11, 551,900। 25 और 7 तो ये हो गया 32,000। कितना आएगा? 9900। 19,900 जीपी आ जाएगा। 19,900 को करना पड़ेगा ब्रॉड डाउन बाई जीपी, ब्रॉड डाउन 19,900। 19,900। अच्छा, ये कितना आ रहा है? 600 और 1400, 2000, 2000 और 6000, 8,200, 8,400, 8,000, 9,600, 9,600 प्लस 800, 10,400। तो ये हो जाएगा नाइन 4400। 9,400, 9,500 आ रहा है। एक खर्चा नहीं लिखा है इन लोगों को, लिखना पड़ेगा। देखो क्या नहीं लिखा है पता है? पेटी एक्स कैश देखो, 200 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 100 था, तो पेटी एक्सपेंसेस कितना होगा? 100। 100, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा तब जाके हम लोग को सही नेट प्रॉफिट। कितना आएगा? 9,500 आ रहा था, 9,400 आ जाए। आ रहा है तो 9,400 मेरे हिसाब से तो आया था, वही आंसर है। चेक करिए।
आंगनबाड़ी। अच्छा, यही आंसर हम लोग का पहले भी आ रखा है। इस ये क्वेश्चन तीनों मेथड से हम लोग कर चुके, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द इलास्ट्रेशन वन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रिपेयर नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फिगर्स। 1B, क्वेश्चन 1B है, लेकिन करना है हम लोग को इलास्ट्रेशन 1A का इंफॉर्मेशन लेके। तो नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नागपुर। इलास्ट्रेशन 30%, इसका ईयर एंड कब दिया था? नहीं दिया था ये वाला। हाँ दिया था, 31 दिसंबर 2020। देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है कि Bombay have a branch at Nagpur. They send goods at cost to their branch at Nagpur. However, direct purchases are also made by the branch, for which payments are made at head office. All the daily collections are transferred from the branch to the head office. प्रीपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट, वो तो पहले बोला था, ठीक है, कि ब्रांच अकाउंट मेथड से करो, डेटर मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो करेंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग जो है बैलेंस, उसमें क्या आएगा? इम्प्रेस्ड कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश हम लोग का एसेट होता है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर भी नहीं आएगा, स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000, वो ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000। और क्या, डायरेक्ट परचेस, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये खुद भी परचेस कर लेता है, इंस्ट्रक्शन है इसके पास, और जो है उसके हेड ऑफिस भी उसे भेजता है स्टॉक। 16,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 प्लस 24, 20 एंड 10, 30, 40,000। फिर इसके बाद बोल रहा है कि कैश सेल क्रेडिट सेल, तो बाई सेल्स 45 और 1 लाख थे। क्रेडिट सेल जो है यहाँ पर बोला है 1,30,000, और कोई रिटर्न है? हाँ है, 3,000। 1,30,000 माइनस 3,000, 1,27,000। 1,27,000 टोटल कितना हो जाएगा? 172। 172। तो फिर इसके बाद देखते हैं और क्या है। डायरेक्ट परचेस लिख दिए, कैश क्रेडिट लिख दिया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 60। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 60,000। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो ये तो कैश है, ठीक है। पेटी कैश भेजा गया, मतलब ये तो एसेट हो गया। कितना, वो एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि कितना भेजा गया है। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, अच्छा। तो 4,000 रुपए दिया गया था पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो पेटी कैश एक्सपेंसेस कितना हुआ है वो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि पीएल में जाएगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड बात है नहीं। बैड डेब्ट भी पीएल में जाएगा। अच्छा, तो पीएल का लिख
बैड डेट लिख दिया, पेटी कैश एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, देख लेते हैं कितना। डिस्काउंट टू कस्टमर 2000, डिस्काउंट रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, received by head office 1,65,000, remittance to head office not received so far 5,000 बोला। ठीक है, तो ये तो हम लोग का पैसा रिसीव बोला है, लेकिन यहाँ तो हम लोग रिसीव लिखते नहीं ना, यहाँ पर हम लोग सेल लिख देते हैं, चाहे कैश क्रेडिट दोनों में। अब रिसिप्ट पूरा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब इंफॉर्मेशन काम आता है डेटर मेथड में। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस 30,000, तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000। देखो ये वाला समझ में आना चाहिए, देखो कि कौन से मेथड में क्या यूज करना है। तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिट किया था इतना, लेकिन हेड ऑफिस को इतना रिसीव नहीं हुआ था, तो 1,70,000 रेमिट किया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को रेमिटेंस नहीं लिखना है, हम लोग को ये लिखना है कि टोटल सेल कितना हुआ है। तो टोटल सेल हम लोगों ने लिखा है 1,72,000 हमें रेमिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस में डायरेक्ट परचेज वाला स्टॉक, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस वाला, ये दोनों लिख देते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट परचेज और ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 10,000 और 15,000, 25,000। एक बार देख लेते हैं सही लिखा कि नहीं, मैंने 10 और 25 ही था, 15,000। अच्छा फिर डेटर का बैलेंस नहीं चाहिए हम लोग को, इम्प्रेस्ड कैश, क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम बोला है तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम होगा, क्योंकि इसमें यही सिस्टम होता है जो कि पहले हम डिस्कस कर दिए हैं एक बार। ठीक है, तो 2,000 है तो क्लोजिंग भी 2,000। ठीक है, अच्छा और इन पेटी कैश एक्सपेंसेस बता दिया है कितना है, 4,000। ठीक है, तो 4,000 लिख देते हैं, टू पेटी कैश एक्सपेंस। बस और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जीपी या क्या है, 25 प्लस 1,72,000, तो ये हो जाएगा 197, 197, और इसमें से 1,00,000 माइनस करना पड़ेगा। ओ इसमें एक चीज नहीं लिखना हुआ, ये डायरेक्ट परचेस 45। ठीक है, ये लिख देते हैं, टू परचेस या डायरेक्ट परचेस पे लिख सकते हैं 45। तो 97 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 52। क्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 52,000। यहाँ पर हो जाएगा 30, और इधर हो गया 4, 5, 6, 37,000 माइनस करना है 52। तो 52 से 37, 15,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पे। तो आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक चीज नोट डाउन कर लेते हैं कि हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, क्योंकि काफी सारा हम लोगों ने कर लिया, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा क्या बाकी रह गए। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये सब कर लिया है। ठीक है, और इलास्ट्रेशन 1A जो था तीनों मेथड से नहीं, एक ही मेथड से था, तो इलास्ट्रेशन 1A ये तो हम लोगों ने पहले दिन किया था शायद। इलास्ट्रेशन 1A कर लिया है मुझे जितना याद है, नागपुर ब्रांच नहीं, पहले दिन कैसे हो सकता है, ये सेकेंड दिन किया है। इलास्ट्रेशन 1A हो गया है। ठीक है, अब इलास्ट्रेशन 1B अभी अभी किया हम लोगों ने, ये भी हो गया है। इलास्ट्रेशन 2, ये तीनों मेथड से कर लिया है हम लोगों ने। इलास्ट्रेशन 3A, इसको हम लोगों ने कर लिया था, ये शायद पहले दिन ही किया था हम लोगों ने।
आज इसका ये वाला कर लिया, इलास्ट्रेशन 3 भी जो कि मैंने होमवर्क दिया था। तो इलास्ट्रेशन 4 के पहले जो भी क्वेश्चंस था, काफी सारा था, वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है, मतलब पीडीएफ का लगातार इलास्ट्रेशन 4 के पहले सारा कवर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं 4 में क्या बोला है। बोल रहा है सेलवेल हु कैरिड ऑन ए रिटेल बिजनेस ओपन ए ब्रांच एक्स ऑन Jan 1st 2001 where all sales were on credit basis. All goods required by the branch were supplied from head office and were invoiced to the branch at 10% above cost. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये लोग रिटेल बिजनेस करते हैं, इन्होंने एक ब्रांच बनाया है 1 Jan 2001 को, जहां पर सब क्रेडिट में बेचते हैं ये लोग स्टॉक। ऑल गुड्स रिटर्न बाय द रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच वेयर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एंड वेयर इनवॉइस टू द ब्रांच। तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है लोडिंग लगा के, ठीक है। एक तो लोडिंग प्राइस में भेजा जाता है कितना, 10% एबव कॉस्ट बोल रखा है, और जो भी स्टॉक खरीदना हो वो हेड ऑफिस ही भेजता है, मतलब ब्रांच खुद से कुछ नहीं खरीदेगा। तो Jan 2001, Feb 2001, March 2001, ठीक है, 3 ईयर का हमें डेटा दिया हुआ, ठीक है। पहले बोल रहा है गुड सेंड टू ब्रांच परचेज प्राइस। तो ये परचेज प्राइस बोल दिया है, तो हम लोग को उसको इनवॉइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग परचेज प्राइस में नहीं देता है अपने ब्रांच को, इनवॉइस करके मतलब लोडिंग लगा के ही देता है। फिर बोल रहा है सेल्स जो भी ब्रांच ने मंथली किया है वो 38, 42, 55 कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एंड रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो डेटर से जो पैसा मिला और हेड ऑफिस में भेजा गया वो भी बता दिया है। रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच। तो ब्रांच ने जो स्टॉक रिटर्न किया वो इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, ये 3 हमें इनवॉइस प्राइस पे दिया, बट ये 3 हमें कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, तो इसको हमें इनवॉइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। द स्टॉक ऑफ गुड्स held by the branch on 31st March 2001 amounted to 53,400 at invoice price to branch, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का बात होता है। Record this transaction in the head office book showing balances as on 31st March 2001 and the branch gross profit for the 3 month ended on, अच्छा 3 month होगा, मैंने year बोल दिया, ended on that date, all working should form part of your solution। तो हम लोग को बोला है कि इस ब्रांच का प्रॉफिट निकाल के बताओ। 3 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है मार्च तक, तो ग्रॉस प्रॉफिट 3 महीने का में निकालना है, सारा वर्किंग हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। हम लोग को कोई भी मेथड नहीं बोला है। पहला बात है कि ये ब्रांच डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। मैंने वैसे इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ा है, बट ये कैसे देखेंगे कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो हमें सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि जो भी गुड्स का जरूरत होता है ब्रांच को वो सप्लाई कौन करता है, हेड ऑफिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट ब्रांच हो गया। अब डिपेंडेंट ब्रांच में 3 मेथड होता है, स्टॉक डेटर होता है, डेटर होता है, ट्रेडिंग पीएल होता है, ठीक है। तो सबसे आसान तो मुझे लगता है कि देखो वैसे तो ट्रेडिंग पीएल ही है, लेकिन हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हमें स्टॉक डेटर और डेटर में से कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो हम लोग जो है डेटर मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। अब ट्रेडिंग पीएल का क्या है ना, सारा डेटा रहेगा तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग पीएल में भी शायद बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, बनना तो चाहिए। स्टॉक डेटा तभी फॉलो करेंगे जब बोलेगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, उसका एंट्री याद करना ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर मौका मिले तो हम लोग उसे अवॉइड करेंगे। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच। और एक चीज भी है, प्रॉब्लम क्या बोलो तो, अगर हम लोगों को इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन दिया है ना, तो फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर कॉस्ट में प्रिपेयर करना होता है। हाँ ये पॉइंट है, ठीक है, हमें यहाँ पर कॉस्ट में प्रिपेयर करना होता है। कर सकते हो बाई साइड में लिख के, लेकिन वो ट्रेडिंग में नॉर्मली वैसा तो हम लोग लिखते नहीं है ना, तो अगर हमें इनवॉइस प्राइस दे देना तो हमें ब्रांच अकाउंट ही फॉलो करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस में देखा, अच्छा देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे बोल दिया है, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सब इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है ये वाला, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो 3 मंथ्स का हमें बनाने के लिए बोला है, 3 मंथ्स का ब्रांच को जो स्टॉक भेजा गया उसका टोटल 40, 50, 60।
ये सब कॉस्ट प्राइस में है बोला है, तो फिर 1,50,000 कॉस्ट प्राइस है, कितना इनवॉइस लगा के भेजा जाता है, 10% एवो कॉस्ट, तो ये वैल्यू इस पे प्लस 10%, मतलब कैसे लिखे उससे। 1,65,000। हाँ 1,65,000, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 होता है इंटू 10%, 1,65,000। सेल्स एज सोन बाय द ब्रांच मंथली लिखना, ठीक है, तो बाई, अच्छा इसका लोडिंग तो लिखना पड़ेगा, पहले लिखते हैं, तो बाई गुड्स पेन टू ब्रांच, रिजर्व या लोडिंग कुछ भी लिख सकते हो, तो एक बार लोडिंग लिख देते हैं, रिजर्व तो पहले भी लिखा है, तो लोडिंग वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं, तो कितना लोडिंग हो रहा है 15,000। 15,000। अच्छा फिर ये सेल्स, तो बाई बैंक बोल के यहाँ रेमिटेंस लिखा जाता है, सेल्स का डेटा कोई मतलब नहीं रखता है, जितना सेल हुआ है उसमें से रेमिट कितना है वो लिखना पड़ता है, तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा। सेल्स बोल दिया, कैश रिसीव्ड, तो ये रेमिटेंस है 20, 51 और 35। 1,06,000 और रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस 1,200, 600, 2,400 बाई गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,200, 600, 2,400, तो 2,400 और 600, 3,000, 4,000, 200 टू गुड्स रिटर्न, इसका इनवॉइस लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब लोडिंग, इनवॉइस में तो ये दिया हुआ था, इसका लोडिंग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 4,200 में कितना लोडिंग लगा हुआ है, 110% के हिसाब से जाता है, तो 110 इसका वैल्यू है, तो 10 निकालेंगे तो लोडिंग निकल जाएगा कितना, 48,55। इतना ज्यादा कैसे होगा, 4,200 के अंदर लोडिंग, तो 4,200 से कम होगा ना, 48। 382। हाँ, अब यहाँ पर स्टॉक बोल दिया है 53,400, और किसी चीज का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, निकल सकता है डेटर का, क्योंकि डेटर से सारा पैसा हमें नहीं मिला, क्योंकि सेल कितने का हुआ है देख लो, सेल हुआ है 38, 42 और 55, कितना होता है 38, 42 और 55, 80 और 55, 1,35,000 होता है, जबकि हम लोगों को रिसीव कितना हुआ है 1,06,000, तो बाकी मेरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग डेटर, तो बोलो कितना आ रहा है, माइनस करो 29,000। 29,000, इसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे, मेमो डेटा, ओपनिंग तो कुछ था नहीं डेटा था, ठीक है, कैश रिसिप्ट जो हुआ है वो लिख देते हैं 1,06,000, क्रेडिट सेल्स जो हुआ है वो लिख देंगे, क्रेडिट सेल यहाँ टोटल करने पे पता चलता है 38, 42, 55, क्योंकि सब क्रेडिट सेल ही होता है, क्वेश्चन में कैश सेल कुछ था नहीं। अच्छा तो हम लोग का यहाँ तो सेल लिखते नहीं है, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आया था, ये हो गया था 80, 80 और 55, 1,35,000 बाई बैलेंस। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में जो रिजर्व है वो निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग, अच्छा कितना है लोडिंग इसमें 53,400, ये इनवॉइस प्राइस पे ही था,
एट इनवॉइस प्राइस का, तब फिर लोडिंग कितना निकलेगा 53,400 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो 11 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 00 कट गया, और आएगा ये 485 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू चैनल। $2,07,600। 37,363. 37,363। यही नाम है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखो कि जब मुझे कोई मेथड ना बोल दे और इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, तो हमें डेटर मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग वो चीज नहीं करते। अच्छा, इलास्ट्रेशन 5 ये देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of the Jammu branch of Best New Delhi for the year ending 31st March, from the following goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. The sale price is cost plus 50%. Other information: stock as on 1420x1, invoice price, goods sent, sales expenses, as certain the profit earned by the branch during the year, branch stock reserve in respect of unrealized profit. ठीक है। यहाँ पर भी लेकिन हमें कोई मेथड नहीं मिल रहा। देखते हैं ये ट्रेडिंग पीएल मेथड से हो जाएगा। देखते हैं ये इनवॉइस का बोला, चलो चेक करते हैं। होता है, होता नहीं है ऐसा बात नहीं है, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेते, क्या प्राइस बोला है। बोल रहा है कि गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। तो फिर और बोल रहा है सेल प्राइस बोल दिया है इस कॉस्ट प्लस 50%। तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं, हमारे स्टॉक का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना, इनवॉइस प्राइस होगा ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। तो कॉस्ट प्लस 20% मतलब कितना हो जाएगा 100, और 100 पे 20%, 100। फिर सेल प्राइस निकालेंगे। सेल प्राइस बोल रहा है कॉस्ट प्लस 20%, नहीं, कॉस्ट प्लस 50%। तो कॉस्ट कितना लिखे 100. 100, 100। सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस ये तीनों हम लोगों ने यहाँ नोट डाउन कर लिया। ये जो पॉइंट बोला था, अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं, जिसमें बोला है स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है 2,20,000, ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर इतना, ये भी इनवॉइस प्राइस पे। सेल्स बोल दिया, एक्सपेंसेस बोल दिया है 45,000। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये निकालने के लिए मिला, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल में हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखो यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, ये जगह रख रहे हैं। यहाँ एक और वर्किंग नोट का जरूरत होगा, वो हम दिखा देते हैं क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जम्मू
branch. Trading, profit and loss account for the year ended 31st of March 2082. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये हो जाएगा 2,20,000, ये इनवॉइस प्राइस पे है। अच्छा ठीक है, एक चीज देखो, एक चीज मेरा थोड़ा सा पहले बोलना गलत हो गया है। यहाँ पर जो कॉस्ट का मतलब क्या हमें समझना पड़ेगा, पता है? यहाँ पर लिखा हुआ था ना, कि मैंने एक नोट लिखवाया था कि, और यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एंड जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट पे होना चाहिए। तो देखो, कॉस्ट पे प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ब्रांच का कॉस्ट है उसके हिसाब से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्रांच के लिए तो उसका कॉस्ट 100 नहीं है, ब्रांच के लिए उसका कॉस्ट जो है 120 है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे, और लास्ट में एलिमिनेट जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कैसे ट्रू प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रांच के लिए कॉस्ट है वही रिकॉर्ड होगा। तो ब्रांच को तो पता है भाई 220 का ही स्टॉक है। फिर गुड्स एंड 11 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स received from head office 11 lakh, by sales 12 lakh, और अच्छा ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सेल्स लिख दिया, एक्सपेंसेस ड्यू इनकर्ड एट द ब्रांच 45,000। अब ये ना हम लोग को बोला नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट है, तो हम लोग कहाँ दे सकते, कहाँ देना चाहिए? ट्रेडिंग में। हाँ, ट्रेडिंग में दे सकते हैं अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि सिर्फ ब्रांच एक्सपेंसेस बोला है, हमें बोला नहीं है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अगर एटलीस्ट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट बता देता तो हम लोग, डायरेक्ट बोलने से तो फिर ट्रेडिंग में ही देना पड़ता, और इनडायरेक्ट बोलने से हमें पीएल में देना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों जगह दे सकते हैं, चाहे तो हम लोग ट्रेडिंग में भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। देखो अगर ट्रेडिंग में लिखेंगे तो वहीं पर हम लोग का पीएल इसमें बनेगा ही नहीं। फिर अगर हम लोग ट्रेडिंग में लिख देंगे तो हम लोग का पीएल कुछ बनेगा नहीं। लेकिन देखो हमें तो ट्रेडिंग पीएल बनाना है ना, तो हमें कहाँ देना चाहिए फिर इस हिसाब से? तो पीएल का तो कोई आइटम ना है, ट्रेडिंग पीएल में दे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, 1,95,000 ही आएगा, मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान रहे हैं। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत। टू एक्सपेंस 45,000। अच्छा टू, अब इसको फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, क्योंकि यही मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ एक्सपेंसेस तो है नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये निकालने के लिए मुझको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, वो तो दिया हुआ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमें नहीं पता है। अब एक अकाउंट में दो चीज मिसिंग होगा तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करें? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, देखो और एक चीज भी किया जाता जा सकता है, हम लोग जब सेल करते हैं तो कॉस्ट प्लस 50% पे करते हैं, तो ये 12 लाख जो है वैसे भी तो कर सकते हैं ना। ये 12 लाख जो है ये कितने का वैल्यू है, क्योंकि सेल का इंस्ट्रक्शन कितने में है, 100 का चीज, कितने में बेचने के लिए बोला है यहाँ हम लोगों ने लिखा है, ये अभी निकालो। 150। हाँ तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसे। तो 150 में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो 150 यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ब्रांच के हिसाब से है, तो ब्रांच के हिसाब से प्रॉफिट क्या है, कितना है? अगर ब्रांच को 120 का स्टॉक मिलता है तो वो 150 में बेचता है, तो उस केस में ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, 30। तो मुझे 30 का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने से आंसर मिलना चाहिए। कितना आ रहा है देखो तो, आ रहा है कि नहीं देखो, या फिर नहीं आएगा? पर देखो एक बार ऐसे करके आना तो चाहिए। 12 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाई 24
thousand. 24,000. Divide 2,40,000 आ रहा है, 2,40,000। और अगर इंटू 50 करते हैं तो कितना आएगा? तब भी नहीं है, तब भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्यों नहीं है, समझते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे करके निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे करके निकालेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था? 220। परचेज कितना था? मतलब यहाँ परचेज वो लिखने का आदत है तो लिख दिया, वो तो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, वही हम लोग का परचेज का मतलब रिप्रेजेंटेशन उसी का हो रहा है। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वैसे ही निकालेंगे ना जैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? 12 लाख। अगर ये होना चाहिए तो वो भी तो होना चाहिए। 12 लाख इक्विवेलेंट टू कितना होगा? 150। और सीओजीएस निकालना है तो इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट तो इसके लिए ब्रांच के लिए 120 है, तो इतना हो जाएगा इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो हम भी वही निकालने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखो देखते हैं क्या कैलकुलेशन में क्या वहां प्रॉब्लम हुआ। तो ये कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? 12 लाख, जो कि 150 का इक्विवेलेंट। हाँ बोलो कितना हुआ? 9,60,000। 360 आ रहा है। 3,60,000 आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे लिख देना चाहिए 3,60,000 वर्किंग नोट 2 बिल। ठीक है, 3,60,000। ठीक है, तो माइनस करो, सॉरी ऐड करो 12 लाख और 3, 15,60,000। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हम लोग का क्यों नहीं हुआ। अच्छा एक चीज देखो, हम पूछ रहे हैं कि अगर मेरा ये वाला वैल्यू कितना आया, ये 12 लाख डिवाइडेड बाई 150 इंटू 120, 2 लाख नहीं, 9,60,000। ठीक है, तो 9,60,000। अगर हाँ 12 लाख का चीज अगर 9,60,000 उसका कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? वही तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो 12 लाख में से 9,60,000 माइनस करने से ही तो प्रॉफिट आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि हम 12 लाख में बेच रहे हैं, उसका कॉस्ट है 9,60,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? उसका डिफरेंस है। उस हिसाब से आ रहा है 2,40,000। बट यहाँ देखो, यहाँ 2,40,000 नहीं आ रहा है निकालने से। मेरा उस हिसाब से 2,40,000 आया था। तो यहाँ बैलेंस करो कितना। ओ अच्छा, समझ गए क्यों नहीं आ रहा है। बोल सकते हो क्यों नहीं आ रहा है? ये स्टॉक रिजर्व। हाँ, स्टॉक रिजर्व की वजह से वो एक्चुअली नहीं आ रहा है। आ, वैसे रिजर्व तो लगा के कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसेस के कारण नहीं आ रहा। ठीक है, देखते क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन हम वही कंसेप्ट लगा रहे थे कि अगर मेरा ये यहाँ पर सीओजीएस है तो फिर मेरा प्रॉफिट तो सेल्स माइनस सीओजीएस करने से आ जाता है ना। ठीक है, चलो देखो माइनस करो कितना आ रहा है। 1,95,000। 1,95,000 आ रहा है, तो 15,60,000। अब हम लोग को बोला था कि और एक पॉइंट करने बोला है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मुझे लगता है स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करने से आ जाएगा, वही चेक करते हैं। स्टॉक रिजर्व, तो बोलो स्टॉक रिजर्व कितना कैलकुलेट करेंगे? किसमें स्टॉक रिजर्व है? मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ इंक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में अभी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और ये परचेज, ये जो रिसिप्ट हुआ था प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हम लोग का
पूरा इतने रुपए का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था, जिसको हम लोगों ने प्रॉफिट लगा के इतने में बेच दिया। बाकी जो बचा वही हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट वाला स्टॉक है। बाकी ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसमें से हम लोगों ने बेच के जो रियलाइज कर लिया, उसके बाद ही ये 3,60,000 है। तो 3,60,000 में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे? ये कितने के इक्विवेलेंट है? ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो ब्रांच है उसके लिए कितना है? 120, क्योंकि उसके लिए तो अपने स्टॉक का कॉस्ट 120 है। इसमें जो रिजर्व लगा हुआ है वो कितना है? वो तो हेड ऑफिस को पता है, इसको थोड़ी पता है ब्रांच को। तो हेड ऑफिस को पता है इसमें कितना लगा हुआ है रिजर्व। 20। 100 का चीज 120 में करके भेजा था ना, तो 20 रिजर्व निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रिजर्व है वो हेड ऑफिस ही बोल सकता है, क्योंकि उसी को पता है कि उसने कितने रिजर्व लगा के स्टॉक भेजा था। तो कितना हो जाएगा? 60,000। अब ये 1,95,000 से 60 माइनस करके देखो तो कितना आता है? 24 तो नहीं है, 135 आ रहा है, लेकिन माइनस होगा नहीं। लेकिन मेरा ये कंसेप्ट जो हम सोच रहे थे उसमें गलत क्या हो गया कि अगर हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल ले तो भी तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है मुझे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ जाएगा तब, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम ये सोचना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस तरीके से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? 12 लाख का चीज बेच दिया, तो ये इक्विवेलेंट टू 150 है। तो इसका क्या इनवॉइस प्राइस निकालो? ठीक है, 12 लाख। हाँ, इनवॉइस प्राइस तो ऑलरेडी निकाला ही है। 12 लाख का कॉस्ट, तो उससे इनवॉइस प्राइस पता चलेगी, कॉस्ट पता चलेगी। मैम, हम्म, अगर वो ब्रांच एक्सपेंस को हम लोग पीएल में दिखा देते हैं तो आ रहा तो है क्या? लाइक 40,000 आ रहा है, तब आ रहा है। एक्सपेंसेस, इसको अगर हम लोग वहां दिखाते हैं कुछ एक्सपेंसेस की वजह से हो गया, मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक में, इसका मतलब अब यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक में ये एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन भी तो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये 1,95,000 नहीं लाना चाहते, अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग का कितना आ जाएगा? 1,40,000। 2,40,000। 2,40,000, तो क्या हम लोग का 2,40,000 ऐसे आ रहा है? माइनस लाइक 12। 40 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसको अगर हाँ, टू लैख पीएल में फोर्टी आ डाल रहा दो। है, हाँ समझ गए। ठीक है, हाँ सही बोले हो। अगर हम लोग एक्सपेंसेस को यहाँ दिखा रहे हैं इसीलिए हम लोग का उतने का डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज जैसे हम लोग निकाल रहे थे वैसे भी हो जाएगा, है ना? जैसा मैंने बोला वो भी तो सही है ना, कंसेप्ट तो कुछ गलत नहीं है। तो इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि होगा क्यों नहीं। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे करते, एक बार ये 45,000 अगर हम लोग नहीं दिखाते, उस केस में अगर हम जैसा नेट प्रॉफिट निकालने बोल रहे थे, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 12 लाख डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 करने से ही आ जाएगा। नहीं, 12 लाख बाय 150 इंटू 30। हाँ 150 इंटू 30 करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर ये आ जाएगा जो पहले किया था हम लोगों ने, ये आ जाएगा हम लोग का 2,40,000। 2,40,000। ठीक है, अब 2,40,000 से 45 माइनस करेंगे, यही ना? हाँ मैम। जब हाँ वहां दिखाएंगे तो 1,95,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये होगा, बट तभी होगा अगर हम लोग एक्सपेंसेस को यहाँ दिखाते हैं, तो हम लोग का उस हिसाब से सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंस नीचे लिखेंगे तो उस केस में हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके हो जा रहा है तो ऐसे ही कर दो। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, नहीं इलास्ट्रेशन 6 को स्किप करते हैं, काफी बड़ा है। 7 वाला करते हैं। 7 वाला देखने में, 7 भी अभी नहीं करेंगे, नहीं कंप्लीट होगा, ये भी बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये हो जाएगा अभी जो टाइम है उसके लिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हमें बोला है ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं और एक एक चीज पढ़ते हुए करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ब्रांच अकाउंट। बोल रहा है कि वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, द ब्रांच मीट इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर एंड कैश सेल्स एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विथ होल्डिंग 10,000। तो बोल रहा है कि ब्रांच जो है अपना खर्चा जो कैश उसके पास कलेक्शन होता है उससे पे कर देता है और कैश सेल से भी पे कर देता है, और बाकी जो बच जाता है वो हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है 10,000 अपने पास रख के। तो ब्रांच अपने पास हमेशा 10,000 रख लेता है बेच के, जो उसके पास पैसा आता है क्रेडिट कैश सेल दोनों से, और खुद का खर्चा खुद पे करता है, बाकी पैसा हेड ऑफिस को दे देता है। नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश, ये 10,000 रखता है कि अचानक कोई जरूरत पड़े तो उसके पास पैसा होना चाहिए इसीलिए। 31 मार्च का एसेट्स बोल रखा है कैश इन हैंड, ये सब इन थाउजेंड में है, डेटर स्टॉक एट इनवॉइस फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अच्छा, अब हम लोग को बोला है ना क्वेश्चन को ब्रांच अकाउंट यानी डेटर मेथड से करने के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक सब यहाँ लिखना चाहिए, तो चलो लिख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी कैश डेटर स्टॉक फर्नीचर फिटिंग्स, कैश डेटर स्टॉक फर्नीचर और फिटिंग्स। तो कैश है हम लोग का 10, 10 ही लिख देते हैं। 10 384 1080 500, 10 384 1080 500। इसमें से स्टॉक में जो है रिजर्व है तो उसको एलिमिनेट करेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व या लोडिंग जो चाहो लिख सकते हो। 1080 कितने में इनवॉइस का ये है 20%, मतलब 120 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120 इंटू 20, तो 20 से 120 कैंसिल आउट करेंगे तो 6, 1080 डिवाइडेड बाई 6 180 आ रहा है। ठीक है, ये इन थाउजेंड में हो रहा है क्वेश्चन। So, फिर इसके बाद ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच अमाउंट टू 1 crore 32 lakh। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, 1 crore 32 lakh को अगर हम लोग इन थाउजेंड में लिखेंगे तो कितना होगा? 1 करोड़ मतलब होता है 1 के बाद 70 प्लस 32 लाख, तो 1 के बाद 70, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 32 लाख, एक 32 के बाद 5 जीरो। ठीक है, इक्वल डिवाइडेड बाई 1,000, तो ये आ जाता है 13,200,000। ठीक है, 13,200,000। अच्छा, ये हो गया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, इसमें भी लोडिंग लगा हुआ है, इसका लोडिंग हटाएंगे। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 13,200 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, तो ये 6 आ रहा है, 6 से डिवाइड करना है। 6 6 टू 12 2 फिर 0 0। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस गुड्स रिसीव्ड बाय इट ब्रांच सेंड बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000, तो रिटर्न बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हम लोग का रिजर्व था। ठीक है, और ये हम लोग का रिटर्न जो कि है 72,000 बोला है, तो 3 जीरो हटा के 72 कर दिया। अब इसमें लोडिंग टू गुड्स रिटर्न, लोडिंग यानी रिजर्व लिखते क्योंकि हर जगह रिजर्व ही लिखा है मैंने। 72 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो 6 से डिवाइड करना है 12। ठीक है, 12 12 होगा। अच्छा, इसके बाद कैश सेल क्रेडिट सेल, तो हम लोग को तो रेमिटेंस लिखना पड़ेगा, तो बाय बैंक कैश सेल क्रेडिट सेल तो लिख नहीं सकते। हाँ, कैश सेल पूरा रेमिट होगा, चाहो तो कैश सेल लिख सकते हो क्योंकि वो रेमिट हो जाता है, बट ये अपना खर्चा वर्चा पे करके 10,000 रख के रेमिट करता है, तो इसमें हम लोग को मुझे लगता है जो कि वर्किंग नोट एक जरूर बनना चाहिए। देख लेते हैं आगे, वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा 10,000 रखने के बाद खर्चा पे करने के बाद कितना पैसा रिइम्बर्स किया है।
कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें जो है हम लोग एक ये अकाउंट बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डेटर अकाउंट। ठीक है, ये सब डेटर का ही डेटा है यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 1, डेटर मतलब मेमो डेटर जिसे बोलते हैं। मेमो डेटर में ओपनिंग 384 था, ये देखो ओपनिंग था 384। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्रेडिट सेल 3140, टू सेल्स 3140। अच्छा अब इधर बाय कैश 2842, 2842 बाय रिटर्न, बैड डिप था, डिस्काउंट था, सभी था लगभग। रिटर्न है 100 टू बैड डिप 37, बैड डिप 37, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड 58। बस अब हम लोग निकाल लेंगे क्लोजिंग डेटा। तो ये क्लोजिंग डेटा निकालने के काम आ गया, चलो निकाल ही देखने कर ही लिया, तो ये हो जाएगा 3524 माइनस 485, ये हम लोग का क्लोजिंग डेटा हो जाए। ठीक है, बट कैश कलेक्शन का तो अभी मैंने कुछ चलो ठीक है, बाई बैलेंस CD डेटा, वर्किंग नोट 1 से निकला 3, नहीं 485 ना, कितना है 485। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये बोला है। तो ये ब्रांच ने खर्चा पे किया है अपना 842, जो कि ब्रांच करता है, मतलब जब हम लोग रेमिटेंस निकालेंगे तो वहां पर ये चीज हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं वर्किंग नोट 2 कितना रेमिट कर सकता है, रेमिटेंस कितना आ सकता है। तो रेमिटेंस कितना आ जाएगा, कैश कलेक्शन जितना हुआ है 2842, ब्रांच के पास पैसा है 9700, ब्रांच के पास 9700 है प्लस 2842 है, जिसमें से उसने 842 का खर्चा पे कर दिया है, तो बचता कितना, 9700 प्लस 2842 माइनस 4842, तो 11700 आ रहा है रेमिटेंस, 11700 आ रहा है रेमिटेंस, वर्किंग नोट नंबर 2 रेमिटेंस, ये 11700। अच्छा अब यहाँ पर बोल दिया है वो 10,000 रख के रेमिट करता है, मतलब ये जो हम लोग का निकला है इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि 10,000 उसने अलग से रख लिया है, तो यहाँ पर कैश 10,000 रख लेंगे, तो 10,000 का 03 हटा देंगे तो ये 10 दिखेगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर हो गया हम लोग का, ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 लाख फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू ए चेक। तो ठीक है, फर्नीचर ब्रांच ने खरीदा है और हेड ऑफिस ने उसका पैसा दिया है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 एक फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं ताकि क्लोजिंग पता चल जाए, ओपनिंग तो हमें दिया हुआ है और एक नया भी खरीदा है। तो ओपनिंग फर्नीचर है हम लोग का 500, टू बैलेंस BD 500, और खरीदा गया है तो टू बैंक बोल रहे 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 7 जीरो है, 7 में से 3 जीरो हट जाएगा तो कितना हो, नहीं 1 लाख, 5 जीरो में से 3 हट जाएगा तो 200। ठीक है, अच्छा और बोल रहा है कि यहाँ पर डेप्रिशिएशन लगाना है फर्नीचर पे 16%। ठीक है, तो लगाओ बाई डेप्रिशिएशन, दोनों पे अलग अलग लगेगा। 500 वाला जो है उस पे 16% करके पूरे 1 साल का लगेगा 12/12, और जो नया खरीदा है उस पे कितने दिन का लगेगा देखते हैं, कब खरीदा था, जैन में, तो जैन से लेके मार्च
3 मंथ्स का लगेगा क्योंकि 1 जैन को खरीदा गया है। 3/12 तो दोनों डिप्रिशिएशन देखना पड़ेगा। ये हो गया 3 4 4 4 16 100 का 4% यानी 4 रुपीज 100%। इधर 12 12 कट गया 16 85 यानी कि ये 100 5 80 इतना डिप्रिशिएशन हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 600 600 -84 560 फर्नीचर 560 फर्नीचर 560। अच्छा और तो कुछ बोला नहीं था। और यहाँ पर बोला है ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000 वर आउटस्टैंडिंग एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000। अच्छा एक्सपेंसेस 6,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस शीट क्लोजिंग लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा और टू, अच्छा ये भी तो आना चाहिए था टू बैंक। हेड ऑफिस ने पे किया है ना फर्नीचर का पैसा, तो पेमेंट फॉर फर्नीचर वो नहीं रिकॉर्ड किया। तो ये है हम लोग का 100। अच्छा अच्छा तो ये देखो तीन यहाँ। अच्छा स्टॉक का क्लोजिंग अभी तक हमें नहीं पता चला तो वो निकाल लेते हैं। अगर कुछ स्टॉक का क्लोजिंग आएगा उसके बाद ही हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का दिया हुआ नहीं है ना तो हमें चेक करना पड़ेगा। टू बैलेंस पीडी 1080। फिर बोल रहा है टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से कितना स्टॉक लिया है तो देखो 13,200 लिया है, 72 रिटर्न किया है। सब इनवॉइस पे ही कर रहे हैं तो नेट कर देते हैं। 13,200 -72 कितना आ जाएगा? 8 13,128, ठीक है। अच्छा और सेल कितना हुआ? सेल की वजह से स्टॉक कम हो जाएगा तो सेल हुआ है हम लोग का कैश और क्रेडिट मिला के यहाँ लिखा हुआ है। कैश और क्रेडिट मिला के सेल हुआ है 9700 और 13140 कितना होता है? 9700 +3140 04 22,840। 12,840। और एक सेल्स रिटर्न भी था 102 तो लेस कर देते सेल्स रिटर्न 102 तो कितना आ जाएगा? 12,738 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना। 8 14208। 1470। 1470 क्लोजिंग स्टॉक। इसको इधर लिख देंगे 1470। ठीक है अब तो कुछ है नहीं, एक बार टोटल कर देखो। नहीं तो बैलेंस 1096। ये है। टोटल इतना है इसका। वही है मेरा 16
388 और ये 6 रुपया और बाकी और 394 633 239 स्टॉक रिजर्व तो लिख रहे हैं ये क्लोजिंग स्टॉक का टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ये तो लिखा ही नहीं है 120 इंटू 20 तब आएगा 1096 कितना आ रहा है 1470 डिवाइडेड बाई 6 45 तब आना चाहिए ठीक है देख लो एक बार 10 प्लस 384 प्लस 1080 प्लस 500 प्लस 13200 प्लस 112 प्लस 6 प्लस 245 प्लस 1096 तो आएगा 16633 और इधर का भी देख लेते हैं 180 प्लस 2200 प्लस 72 प्लस 11700 485 प्लस 10 485 प्लस 526 प्लस 14607 हाँ ठीक है ये लिखना भूल गया क्लोजिंग स्टॉक ठीक है अच्छा अब यहाँ पर जो दो क्वेश्चन होमवर्क में हम लोग करने के लिए वो हो गया हम लोग का जो बीच में दो गैप रखा है मैंने इलास्ट्रेशन 5 तो किया मैंने लास्ट इसके बाद 7 इलास्ट्रेशन 7 ये करके देखा जा सकता इलास्ट्रेशन 7 तो 4 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो नोट डाउन कर लो अभी बोल रहे ठीक है बाद में जब पूछेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे ना तो अभी लिख लो इलास्ट्रेशन 4 के पहले तक तो सारा कंप्लीट है इलास्ट्रेशन 4 हो गया 5 भी हो गया 6 बाकी है 7 मैंने होमवर्क दिया है 6 बाकी है या ये हम लोग कर लिए थे पहले इलास्ट्रेशन 6 पहले हो गया था डेटा मेथड्स चेक कर हम लास्ट क्लास में नहीं की थी स्टॉक एंड डेटा मेथड से तो ये तो सबका सेकंड क्लास का देख लेते हैं एकदम हो जाएगा हाँ ये रहा इलास्ट्रेशन 6 भी हो गया तो इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 सारा हो गया इलास्ट्रेशन 7 मैंने होमवर्क दिया है और उसके बाद तो यहाँ पर किया ही नहीं है क्योंकि इसके बाद मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा होलसेल प्राइस मेथड आ जाएगा ठीक है तो अप टू इलास्ट्रेशन 1 से लेके 6 तक कंप्लीट है इलास्ट्रेशन 1 से लेके इलास्ट्रेशन 6 तक हम लोग का कंप्लीट है बीच में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हुआ है वो तो मुझे भी याद नहीं जैसे आज हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया शायद और एक या दो क्वेश्चन किया हो ठीक है हम देखते हैं ठीक है इलास्ट्रेशन 7 होमवर्क देते हैं आज के लिए इतना है